बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। और अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। अगेन स्टूडेंट्स, एक ऐसा टॉपिक जो कि डायरेक्टली हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है कि ये हमारे कोर्स में है, लेकिन एटॉमिक न्यूक्लियस की लाजमी बात की हुई है कि वो है हमारे कोर्स में। तो अगर एटम की कंस्ट्रक्शन और न्यूक्लियस है तो ये टॉपिक इनडायरेक्टली आ जाता है, और हमने देखा है कि एक दो पेपर्स में इसका सवाल भी आया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम मास डिफेक्ट को। मास डिफेक्ट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। एग्जांपल ले लेते हैं हम लिथियम के न्यूक्लियस की। ये है हमारे पास लिथियम का न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 3 जो हैं वो प्रोटॉन्स हैं और 4 जो हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं इन 3 प्रोटॉन्स का मास निकालूं तो वो आ जाता है 3 × 1.007 U, ठीक है। और अगर मैं 4 न्यूट्रॉन्स का निकालूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 4 × 1.008 U। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 7.053U। तो देखने में या कैलकुलेट करने में थ्योरेटिकली न्यूक्लियस का जो मास होना चाहिए लिथियम का वो इतना होना चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली पता किया गया तो उसका मास जो है वो आया 7.01U, ठीक है। तो असूली तौर पे कितना आना चाहिए था? 7.05 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 7.01। तो यहां से यहां में क्या हुआ है? मैस कम हो गया है, ठीक है। कितना कम हुआ है जी? मैस हमारे पास 0.04 U जो है वो कम हो गया है। तो ये जो 0.04 U है ये कहलाता है कि ये क्या है? ये हमारा मास डिफेक्ट है, ठीक है। तो अगर इस सब से मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ इतनी सारी इंफॉर्मेशन से मास डिफेक्ट की, तो मैं क्या बना सकता हूँ कि मास डिफेक्ट जो है वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो एक्सपेरिमेंटल मास है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इससे क्या आ जाएगा? मेरे पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। बुक में इसे इस तरह से दिया हुआ है कि डेल्टा एम जो है वो इक्वल है मास ऑफ जी प्लस मास ऑफ एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये होता है मास डिफेक्ट कि एक्चुअली मास ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो मास क्या होता है? कम होता है। अब सवाल ये है कि ये मास कम क्यों हुआ। अब उस क्यों को देखने के लिए हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो अब ज़रा बाइंडिंग एनर्जी को देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें यह पता है कि अगेन अगर हम लिथियम के न्यूक्लियस को लें तो लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 जो हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये येलो वाले, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये आपस में एक जगह पे तो नहीं रह सकते, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो मुझे इनको होल्ड करने के लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। और उस एनर्जी का नाम होता है बाइंडिंग एनर्जी। अब वो एनर्जी आएगी कहां से? वो एनर्जी आएगी हमारे पास एनर्जी मास कन्वर्जन से, आइंस्टाइन की इक्वेशन से। और ये जो m है ये है हमारे पास मास डिफेक्ट वाला m। यानी कि क्या है कि हमने मास कम करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया है,
और वो एनर्जी फिर यूज हो रही है एटम को होल्ड करने में, ठीक है। तो मास इफेक्ट क्या होता है, डिफरेंस इन द मास, और फिर बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है, वही मास हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो क्या करता है, एटम को होल्ड करता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा एटम होल्ड हुआ हुआ होगा, ठीक है, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये होती है बाइंडिंग एनर्जी और मास इफेक्ट। अब एक और चीज आप लोगों को समझाता चलूं कि ये अगेन एक एटम है और ये एक और एटम है। इसके अंदर जो है वो 10 प्रोटॉन्स हैं, इसके अंदर जो है वो 100 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो आपके ख्याल से बाइंडिंग एनर्जी किस में ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 प्रोटॉन्स को होल्ड करने के लिए ज्यादा चाहिए होगी और 10 प्रोटॉन्स को होल्ड करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी कम चाहिए होगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, या इसको इस तरह भी लिखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए, यानी कि एटॉमिक मास। अब इस तरह है कि दो चीजें कंसिडर करें आप। इसके पास ये 10 प्रोटॉन्स हैं और इसकी बाइंडिंग एनर्जी लेट से 2 है। 2 एनी यूनिट, यूनिट को भी हम मेंशन नहीं करते। और यहां पर एक और एटम है, उसके पास जो है वो 50 प्रोटॉन्स हैं और उसकी बाइंडिंग एनर्जी है 5, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किसके पास जो है वो जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा है। इसके पास कंसिडर कर लेते हैं 10 न्यूट्रॉन्स और इसके पास कर लेते हैं 50 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अगर हम पहले की बाइंडिंग एनर्जी देखें तो वो कितनी है, 2 है, और दूसरे की कितनी है, 5 है। तो इस हिसाब से नजर ये आ रहा है कि जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा है सेकंड वाले की, और फर्स्ट वाले की क्या है, कम है। लेकिन अगर हम एक और तरीके से देखें जो कि है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन या मास नंबर, तो वो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10 + 10 20, और यहां पर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100। 2 डिवाइडेड बाय 20 का आंसर आ जाएगा 1/10, और 5 डिवाइडेड बाय 100 का आंसर आ जाएगा 1/20। तो अब अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट है उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि बाइंडिंग एनर्जी अगर अपेरेंटली ज्यादा नजर आ भी रही हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उस एलिमेंट के पास ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स हो, ठीक है ना। जो चीज मैटर करती है वो आपके पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो ये चीज ज्यादा मैटर करती है बनिस्बत बाइंडिंग एनर्जी के। अब अगर आप लोग बुक देखें तो आपको इस तरह के दो ग्राफ नजर आएंगे। एक जो ग्राफ है वो गया होगा इस तरह से, और जो दूसरा ग्राफ है वो गया होगा इस तरह से, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है ये है हमारे पास मास डिफेक्ट का ग्राफ, ठीक है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ। और ये जो है ये है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ, ठीक है। यहां पर जो दो चीजें देखने की हैं, जो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो ये हैं कि ये दोनों ग्राफ स्टार्टिंग जो इनके पॉइंट्स हैं, यहां पे हाइड्रोजन है और इधर भी क्या है, हाइड्रोजन आता है। जबकि जो इनके ये मैक्सिमम, इसकी मिनिमम पॉइंट और इसका मैक्सिमम पॉइंट जो है वो आता है आयरन, और यहां पर भी आता है आयरन, ठीक है। और जैसे जैसे हम एंड पे जाते हैं
तो हमारे पास रेडॉन और यूरेनियम आ जाता है, रेडियम और यूरेनियम आ जाता है, यहां पर भी इसी तरह रेडियम और यूरेनियम आ जाता है। इस सारे ग्राफ से पता क्या चलता है? इस सारे ग्राफ से पता यह चलता है कि जो हाइड्रोजन है उसका मास इफेक्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन और उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या है, सबसे कम है। तो आप लोगों के जहन में ये आएगा कि इस हिसाब से तो हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि हाइड्रोजन के पास है ही सिर्फ एक प्रोटॉन, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। तो अगर उसके पास प्रोटॉन एक है तो उसके पास दूसरे प्रोटॉन के होल्ड करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बहुत कम है, क्योंकि उसको उस बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। और एक प्रोटॉन है तो वो रिपल्जन नहीं होगी, और रिपल्जन नहीं है तो रेडियो एक्टिविटी भी नहीं होगी। आयरन की बात करें तो आयरन का जो मास डिफेक्ट है वो सबसे कम है पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। इस वजह से जो आयरन का बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इसी वजह से कहेंगे कि जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट हुआ वो भी क्या हुआ, मतलब बाइंडिंग एनर्जी के हिसाब से मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स किस में हुई, आयरन में हुई। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं यहां पर, तो मास इफेक्ट ज्यादा होने लग गया है और बाइंडिंग एनर्जी क्या होने लग गई है, कम होने लग गई है। और यहां पर हम इस रीजन के बाद से हम रेडियो एक्टिविटी में स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये तीन बातें हैं जो आप लोगों को ग्राफ्स के बारे में पता होनी चाहिए, बाकी आप लोग याद करें ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तीन चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है।